हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। नमस्कार, आपका जिला आपकी खबर देख रहे हैं आप सभी। आपके साथ मैं हुआ नाम है अजय मिश्रा। अंबाला में गृह मंत्री अनिल विज ने मीडिया के साथ कई मुद्दों पर बात रखी। गृह मंत्री ने बताया कि डीजीपी मनोज यादव ने गृह मंत्रालय को चिट्ठी लिखकर वापस आईबी में जाने की दरख्वास्त की थी, जिसको लेकर गृह मंत्री अनिल विज ने कहा कि उन्होंने अपने पारिवारिक कारणों का हवाला दिया है, उन्हें रिलीव कर दिया जाए और उनकी अर्जी स्वीकार कर ली गई है। वहीं कश्मीर के मुद्दे पर बोलते हुए विज ने कहा कि देश में धारा 370 अब कभी नहीं लगेगी। पंजाब कांग्रेस को घेरते हुए विज ने कहा कि वो आपसी कलह से जूझ रही है। साथ ही कोरोना पर भी गृह मंत्री ने कहा कि डेल्टा प्लस की ट्रेसिंग जारी है, लोगों को अभी एहतियात रखना जरूरी है। कारणों का हवाला दिया है कि मुझे रिलीव कर दिया जाए, तो हमने उनकी एप्लीकेशन स्वीकार कर ली है और होम डिपार्टमेंट को कह दिया है कि नया पैनल बनाकर केंद्र में भेजा जाए। और मनोज यादव को हमने कहा है कि जब तक नया अरेंजमेंट ना हो जाए तब तक वो अपना काम जारी रखे, ना लड़े, सारी जिंदगी ऐसे बैठी रहे, उसमें क्या फर्क पड़ता। और धारा 370 अब दोबारा नहीं लग सकती इस देश में। कांग्रेस तो सारे देश में सभी राज्यों में टूट रही है। कांग्रेस पार्टी की जो नेतृत्व है, आप उनके रोज बयान सुनते हैं, जिस प्रकार के वो रोज बयानात करते हैं, तो जनता उसके लिए उनको किसी भी हालत में एक्सेप्ट नहीं कर सकती है। तो काफ़ी भगदड़ है सारे प्रदेशों में और जगहों पर भी ये हो रहा है। ये पूरी तैयारी है। अभी तक हमारे पास फरीदाबाद में एक केस डिटेक्ट हुआ है और उसका हमने उनके जो 100% कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग कराने के आदेश कर दिए हैं कि उनका सारों का टेस्ट कराया जाए जिनका ये हुआ है। बाकी हम लोगों से यही कहना चाहते हैं कि भाई कोरोना हल्का हो गया, ख़त्म नहीं हुआ है, इसलिए एहतियात बरतें ताकि ये नुकसान ना पहुंचा सके। कोरोना के समय अस्पतालों की तरफ से मरीजों से ज्यादा वसूली के मामले में विधानसभा स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता ने जानकारी दी। उन्होंने बताया कि वो मुख्यमंत्री मनोहर लाल और स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज के संज्ञान में इस मामले को लाए थे, जिसके बाद मॉनिटरिंग कमेटी बनाई गई। कमेटी की जांच में अस्पतालों की अनियमितताएं सामने आई। ज्ञानचंद गुप्ता ने बताया कि हमने पंचकूला में 18 मरीजों के 22 लाख रुपए अस्पताल की तरफ से वापस भी करवाए हैं। हालांकि अभी भी लगातार शिकायतें सामने आ रही हैं। इसके लिए अस्पताल को अपना ऑडिट करवाने को कहा है। कोविड प्रोटोकॉल का उन्होंने उल्लंघन किया। जिस प्रकार से कोविड के समय में इस समय का फायदा उठा करके, इस अवसर का फायदा उठा करके लोगों से ज्यादा वसूली की है, वो उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। कि बहुत सारी अनियमितताएं, घोर अनियमितताएं, ऐसी अनियमितताएं जो मैं समझता हूं कि देख करके ऐसा लगता है कि कहीं वो जो पेशेंट हैं उनको इलाज करने की बजाय कहीं मारने की तो नहीं थी। एज पर प्रोटोकॉल रेमडेसिविर के 6 इंजेक्शन लग सकते हैं। 10 इंजेक्शन लगा करके कोई भी पेशेंट को कुछ भी हो सकता था। 22 लाख रुपए हैं। जो 18 पेशेंट्स थे उनके 22 लाख रुपए रिफंड हो चुके हैं। RTGS उनके खाते में जा चुका है। और लेकिन क्योंकि कंप्लेंट्स अभी भी निरंतर जो पेशेंट्स की कंप्लेंट आ रही है, हमने हॉस्पिटल से कहा है कि वो अपना सेल्फ ऑडिट कराएं। झज्जर में बीजेपी के बाद अब कांग्रेस भी अपने संगठन को मजबूत करने में जुट गई है, जिसको लेकर कांग्रेस के पदाधिकारी आज झज्जर पहुंचे और कांग्रेस पदाधिकारियों ने बताया कि कांग्रेस पार्टी जल्द ही यूथ कांग्रेस के चुनाव करवाने जा रही है, जिसमें उनका पूरा फोकस ज्यादा से ज्यादा युवाओं को पार्टी के साथ जोड़ने पर रहेगा। कांग्रेस के पदाधिकारियों ने कहा, आज प्रदेश में बेरोजगारी अपनी चरम सीमा पर है और यूथ में बेरोजगारी एक अहम मुद्दा है,
जिसको लेकर पार्टी युवाओं के बीच जाएगी और ज्यादा से ज्यादा युवाओं को पार्टी के साथ जोड़ा जाएगा। दीपक भाटी के मुताबिक यूथ कांग्रेस संगठन के चुनाव के द्वारा साधारण से साधारण कार्यकर्ता भी कांग्रेस पार्टी की मेंबरशिप लेकर राजनीति में अपनी सीधी भागीदारी कर सकते हैं। इसके अलावा भाटी ने कहा कि कांग्रेस पार्टी शुरुआत से ही किसान आंदोलन के साथ है, क्योंकि भाजपा की नीतियां पूरी तरह से जन विरोधी हैं। देखिए, हर 3 साल के बाद संगठन का चुनाव होता है भारतीय युवा कांग्रेस में। तो इसी कड़ी में चूंकि ये चुनाव हमारा 1 साल डिले हो गया था, संगठन को और स्ट्रेंथन करने के लिए चुनाव बेहद जरूरी थे, ताकि नए साथियों को मौका मिले, नए सदस्य बने, ताकि हमारा जो जमीनी संघर्ष है, चाहे किसान आंदोलन के लिए है, चाहे बढ़ती महंगाई के लिए है, चाहे जो केंद्र की और राज्य की बीजेपी की सरकार है, उनकी जो जन विरोधी नीतियां हैं उनके खिलाफ है। पलवल में दादरी मुंबई रेलवे फ्रेट कॉरिडोर के लिए जमीन अधिग्रहण में बढ़ती गई अनियमितताओं का मामला शांत नहीं हो रहा। अब जिला उपायुक्त नरेश निर्वाल ने 6 पटवारियों सहित 8 कर्मचारियों के खिलाफ धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज कराया है। कैंप थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और इस मामले में एसडीएम कंवर सिंह को निलंबित किया जा चुका है, जबकि एसडीएम जितेंद्र कुमार और नरेश कुमार को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। बता दें कि यूपी के दादरी से नवी मुंबई रेलवे फ्रेट कॉरिडोर के लिए जिले के करीब 10 गांवों के जमीन का अधिग्रहण किया गया था। एक पत्र क्रमांक नंबर 3563 उपायुक्त मध्य पलवल के कार्यालय से पश्चिमी रेलवे फ्रंट कॉरिडोर की भूमि अधिग्रहण की मुआवजा में अनियमितता के रोड के संबंध में थाना से प्राप्त हुआ, जिसमें धारा 420 IPC के तहत अभियोग पंजीकरण किया गया है और ये अभियोग रेवेन्यू डिपार्टमेंट के पटवारी और अदर ऑफिसरों के खिलाफ आबकारी इंक्वायरी डीसी साहब दर्ज किया गया है। अभियोग के अनुसंधान जारी है और 31 में जैसे साक्ष्य आएंगे उस आधार पर आगामी अनुसंधान अमल में लाया जाकर। ब्रेक के बाद एक बार फिर लौटेंगे खबरों की ओर। यमुनानगर जिले के ट्रांसपोर्टर आज जिला सचिवालय में डीजल और पेट्रोल की बढ़ती कीमतों को लेकर इकट्ठा हुए और प्रदर्शन कर जिला उपायुक्त के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपा। ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट के जिला प्रधान प्रवीण कंबोज ने बताया कि डीजल के बढ़ते हुए दामों को लेकर सरकार को यह ज्ञापन भेजा गया है। कंबोज ने सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि अंधे बहरों की ये सरकार सोई पड़ी है। साथ ही उन्होंने पेट्रोल डीजल को भी जीएसटी के दायरे में लाए जाने की बात कही। कंबोज ने कहा कि अगर हम कोई गाड़ी चेन्नई के लिए लोड कर लेते हैं तो 550 रुपए भाड़ा है, लेकिन 3 दिन बाद पता चलता है कि डीजल के भाव बढ़ गए हैं। इससे भी ट्रांसपोर्टरों को नुकसान झेलना पड़ता है। कई राज्यों में अगर हरियाणा नंबर की गाड़ी आरटीओ विभाग को दिख जाती है तो 5 से 7 हजार की पर्ची वहां भी कटवानी पड़ती है। जुलाना के गांव किला जाफरगढ़ में महिलाओं ने सोमवार को 11 बजे से 2 बजे तक पीने के पानी की किल्लत को लेकर जींद रोहतक राष्ट्रीय राजमार्ग को जाम किया। सूचना पाकर जुलाना थाना प्रभारी और जन स्वास्थ्य विभाग के एक्शन मौके पर पहुंचे और महिलाओं को समझाने की कोशिश की, लेकिन महिलाओं ने जाम नहीं खोला था, जिसके चलते 3 घंटे तक राष्ट्रीय राजमार्ग 352 पर जाम की स्थिति बनी रही और सवारियों को जाम में ही फंसे रहने पर मजबूर होना पड़ा। महिलाओं का आरोप है कि गांव में जो पानी सप्लाई किया जाता है वो काफी कड़वा है और पीने लायक नहीं होता, जिसकी वजह से गांव के लोगों को काफी बीमारियों का सामना करना पड़ रहा है। तो वही मामले में जन स्वास्थ्य विभाग के एक्शन अधिकारी ने साफ तौर पर कहा कि साफ पानी पहुंचना चाहिए था, इसलिए नहीं पहुंच रहा क्योंकि बीच में ही खेतों वाले खेतों के लिए पानी चोरी कर लेते हैं। समस्या जी मारा है ना, खारा पानी दूध में गिरा तो दूध पड़ता बाका न पिया तो बात उठी गिरा है आराम उसमें तो वो दम तो लेने के बीमारी का बुढ़ा पानी आवा और मीठा दूध लेने के और घर के रखे बीमारी खारा पानी आज मत खाए मरा पेट में दर्द हो गया, उल्टी लागा, दस्त लागा, मतलब इतनी रेरे माटी हो रही हमारी पूरा अंदर मतलब जमा खारा जहर पानी चा बना चाय पाटे जी बहुत तंग हम।
पानी की कंप्लेन थी भाई, पानी नहीं आ रहा गाँव के अंदर। अच्छा जी। तो यहाँ जैसे वाटर हाउस बना हुआ है, वाटर हाउस के अंदर जो रजवाया तो पानी बहुत कम आता है पीछे से जी, टेल एंड पे बिल्कुल। खेत वाले पानी को चोरी भी कर लेते हैं, हमने कई बार कंप्लेंट भी करी जी, इसमें एक बार होया भी है, लेकिन जितना पानी मिलना चाहिए पानी से नहीं आ पाता। अब गाँव के अंदर सेलो ट्यूबवेल लगा देते हैं उसके अंदर, तो सेलो ट्यूबवेल का पानी है वो थोड़ा सा दिक्कत आ गया उसके अंदर, खरखार आता है। तो नया ट्यूबवेल वीरवार तक हम नया लगाते हैं यहाँ पे। इधर उकलाना में बीडीपीओ कार्यालय में ब्लॉक के पंचायत समिति सदस्यों और ग्राम पंचायत सदस्यों का ड्रॉ निकाला गया। इस दौरान एसडीएम राजेंद्र कुमार और बीडीपीओ अशोक कुमार भी मौजूद रहे। उकलाना ब्लॉक में 18 पंचायत समितियों के वार्डों समेत 18 ग्राम पंचायत में पंच पद के लिए भी ये ड्रॉ निकाला गया। ड्रॉ के जरिए महिला, अनुसूचित जाति, पिछड़ी जाति के लिए वार्ड निर्धारित किए गए। पंचायत के चुनाव जो नज़दीक भविष्य में होंगे उनमें पंचायत समिति और ग्राम पंचायत के मेंबर्स के लिए ड्रा निकाले गए। उसमें से एससी और महिलाएं और बीसी इनके उन्हें ड्रा निकाले। ब्लॉक समिति उकलाना की और उकलाना ब्लॉक में जो ग्राम पंचायतें हैं 18 उनकी। सिरसा के चौधरी देवीलाल विश्वविद्यालय में अलग अलग कॉलेज के छात्र छात्राओं ने वीसी कार्यालय के बाहर रोष प्रदर्शन किया। छात्रों ने विश्वविद्यालय प्रशासन और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। छात्रों की मांग है कि विश्वविद्यालय में होने वाले एग्जाम में ऑनलाइन, ऑफलाइन और अटेम्प्ट एनी 5 क्वेश्चन की सुविधाएं छात्रों को दी जाए। छात्रों का कहना है कि इस मांग को लेकर वो पहले भी कई नेताओं और अधिकारियों को ज्ञापन दे चुके हैं। छात्रों का कहना है कि अगर उनकी मांग पूरी नहीं होती तो आंदोलन करेंगे। कोरोना काल में भी निजी स्कूलों की मनमानी से परेशान परिजनों ने अब अपने बच्चों के दाखिले सरकारी स्कूल में कराने शुरू कर दिए हैं। लॉकडाउन के दौरान जब कक्षाएं ऑनलाइन लगाई गई थी, उस दौरान भी फीस निजी स्कूलों ने पूरी वसूली, जिसके बाद परिजनों का रुझान सरकारी स्कूलों की तरफ मुड़ने लगा। यमुनानगर के सरकारी स्कूल के प्रिंसिपल ने बताया कि पिछले साल के मुकाबले इस साल स्कूल में ज्यादा दाखिले हो रहे हैं। जिला शिक्षा मौलिक अधिकारी ने भी कहा कि इस साल निजी स्कूलों से 2000 से ज्यादा बच्चे सरकारी स्कूलों में आए हैं, जो एक अच्छा रिजल्ट है। उन्होंने बताया कि सरकारी स्कूलों में निजी स्कूलों के मुकाबले अब ज्यादा सुविधाएं उपलब्ध हो रही हैं। बहुत रुझान है इन स्कूलों में एडमिशन लेने के लिए। बच्चे बहुत ही उत्साहित हैं क्योंकि यहाँ पर कम फीस में सीबीएसई के माध्यम से पढ़ाई कराई जाएगी। इंग्लिश मीडियम होगा। कुछ स्कूल्स जो हैं वो इसमें अपना प्रदर्शन बहुत ही बेहतर करने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। और मैं बताना चाहूँगी आपको कि पिछले साल इन विद्यालयों में जो छात्रों की संख्या थी वो 10,537 थी और अब ये बढ़कर 11,983 हो गई। सर, पिछले साल की अपेक्षा काफ़ी एडमिशन में सुधार हुआ है। सर, ये जो पेरेंट्स आते हैं ज़्यादातर ये समस्या बताते हैं कि हमारे बच्चे स्कूल नहीं गए हैं, लेकिन फिर भी वे हमारे से पूरे साल की फीस मांगते हैं और 15-15, 20-20 हज़ार ही रुपये फीस मांगते हैं। जुलाना के मेन मार्केट में एक पेंट और हार्डवेयर के व्यापारी को गैंगस्टर द्वारा धमकाने का मामला सामने आया। दरअसल दुकानदार के पास कॉल आई थी जिसमें कोई फोन पर खुद को गैंगस्टर बता रहा था। बोल रहा था कि दुकानदार जिस दुकान में बैठा है वो उसकी अपनी नहीं उसके पास दुकान के कागज हैं। उधर घटना के बाद पीड़ित दुकानदार ने पुलिस को मामले की खबर दी, जिसके बाद पुलिस आरोपी की डिटेल निकालने में जुट गई है। हमारे पास कल मैं दोपहर को दुकान पे बैठा था, मेरे पास फोन आया और गालियां देने लगा। क्या कहा? क्या बोला, ये दुकान किसकी है जिसकी तो दुकान के ऊपर बैठा है। मैंने बोला ये दुकान हमारी है। तो गालियां देने लगा और ये बोलने लगा भाई मैं सुरेंद्र काड़ा बोल रहा हूँ, नारे वाला। फिर मैंने इसकी कंप्लेंट साहब को दे दी, पुलिस स्टेशन जुलाना। ये राजेश दमीजा हैं, मार्केट में ही इनका रैंक पेंट की एक दुकान है। तो उसने सूचना दी थी कि मेरे मोबाइल नंबर पे किसी एक सुरेंद्र काड़ा नाम से बोल रहा था, कोई धमकी दी है
और उसने दुकानों के दस्तावेजों के बारे में पूछा है और मतलब उस पर कब्जा करने की नीयत से धमकी दी है। जो कंप्लेंट प्राप्त हुई थी उस पर अभियोग अंकित किया गया। जी, इसमें फिर क्या कार्रवाई हुई सर आगे? इसमें जो जिस नंबर से धमकी आई थी उसके संबंध में हमने डिटेल मांगी है और जल्द ही। गोहाना के गांव सिरसाड़ में लाइसेंस से रिवॉल्वर साफ करते समय गोली चलने का मामला सामने आया, जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई जबकि एक महिला घायल हुई। मृतक की पहचान सतीश के रूप में हुई है। उम्र 40 साल बताई गई। आज सुबह सतीश अपनी रिवॉल्वर साफ कर रहा था, तभी गोली चल गई। गोली के छर्रे मृतक के छोटे भाई की पत्नी को लगे, जबकि गोली खुद सतीश को लगी। सतीश की मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए हॉस्पिटल भेजा है और घायल को इलाज के लिए रोहतक पीजीआई ले जाया गया। परिजन बता रहे हैं कि सतीश काफी दिनों से बीमार चल रहा था। बीमारी से तंग आकर अपने कमरे में गोली चलाने वाला था, लेकिन छोटे भाई की पत्नी ने सतीश को देख लिया और रिवॉल्वर की छीना झपटी में गोली चली, जो उसकी भाभी के पैर में लगी। उसके बाद उसने अपने सिर में गोली मार ली, जिससे उसकी मौत हो गई। हालांकि पुलिस जांच में ही साफ होगा कि गोली चलने का असली कारण क्या था। इस घटना के बारे में मृतक के परिजन कैमरे के सामने कुछ भी बोलने को तैयार नहीं। करनाल के निसिंग में पुलिस की गाड़ी पर हथियारबंद युवकों ने हमला कर दिया। इस दौरान युवकों ने पुलिस की गाड़ी का शीशा तोड़ दिया। इस हमले में 2 से 3 पुलिसकर्मी घायल बताए जा रहे हैं। पुलिस के मुताबिक कुछ लोग लाठी डंडे और दूसरे हथियार लेकर घूम रहे थे। वहीं मौके पर गश्त करते हुए पुलिसकर्मियों ने युवकों से पूछताछ की, समझाया, लेकिन इसी दौरान युवकों ने पुलिसकर्मियों पर हमला बोल दिया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। सूचना मिली थी 15-20 नौजवान लड़के ना हथियार, गंडासी, तलवार वगैरह लेके निसिंग की तरफ आ रहे हैं। हो सकता है कोई झगड़े का अंदेशा था, तो उसको एसएचओ ने रोकने की कोशिश की, जिससे उनके साथ हत्थापाई होगी। इसमें 2-4 पुलिस वाले घायल। कार्रवाई जारी है। पानीपत में सोमवार को एक तेज रफ्तार बस ने दंपत्ति को टक्कर मार दी। हादसे में पत्नी की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि पति गंभीर रूप से घायल हो गया। हादसे की सूचना पुलिस को दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। बताया जा रहा है कि पति पत्नी पानीपत के राधा स्वामी सत्संग भवन में वैक्सीन लगवाने जा रहे थे, तभी 11 बजे यह हादसा हो गया। पत्नी की मौके पर मौत हो गई, पति गंभीर रूप से घायल हो गया। पुलिस को सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस मामला दर्ज के आगे की तफ्तीश में जुटी है।